जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास की तरह आज भी हम 100 क्वेश्चनों का जो है एनालिसिस करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे 100 क्वेश्चनों का। और यह जो हम बात करते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू सेट है। न्यू सेट जो है बिहार दरोगा को जो रुक्मिणी का लॉन्च किया गया है उसका आज हम 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो उससे पहले कुछ बात करते हैं, कुछ करंट है जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि 2023 में किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो वीवीआई होते हैं हम उसको जो है जो रिवाइज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं आज के सवाल की। हम बात करते हैं उससे पहले सेट स्टार्ट करने से पहले जो है ये मल्टीविटामिन का डोज ले लेते हैं। ये एक तरह से मल्टीविटामिन का काम करेंगे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरुष फिल्म अवार्ड की बात करें तो यह घोषणा हो चुकी है 2023 की। तो हम बात करते हैं 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो हम बात करें तो किसे मिला है, द कश्मीर फाइल को मिला है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब फिल्म ऑफ द ईयर की हम बात करें 2023 के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है तो ट्रिपल आर यानी कि RR को दिया गया है। साउथ की फिल्म है, साउथ भारत की। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड की हम बात करें तो रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं रणबीर कपूर की पत्नी जो आलिया भट्ट है, इसी की पत्नी है रणबीर कपूर की। तो इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है। किस फिल्म के लिए तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन का एक एक्स्ट्रा डोज और जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में नीति आयोग के बारे में जरूर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहली CEO की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर जो है नीति आयोग के पहली CEO थे। और पहली हम बात करते हैं वर्तमान में CEO कौन है, BVR जो है सुब्रमण्यम जो वर्तमान में इनका CEO बने हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में इनका उपाध्यक्ष है। भारत सरकार के थिंक टैंक कहा जाता है किसी नीति आयोग को। नीति आयोग का फुल फॉर्म हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। पूर्ववर्ती नाम बात करें तो योजना आयोग इसका पूर्ववर्ती नाम है। अब चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटा की हम बात करें तो पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध सम्राट से संबंधित नहीं है। तो मगध सम्राट से कौन से शासक संबंधित नहीं है तो हम बात कर लेते हैं यह संबंधित नहीं है कौन, राजाधिराज जो संबंधित नहीं है। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये तीनों के तीनों मगध शासक से संबंधित है। और सबसे शक्तिशाली जो है शासक मगध ही राज्यों में सबसे शक्तिशाली था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह जो क्वेश्चन देख सकते हैं रुक्मिणी का जो है नई सेट जो लॉन्च किया गया है उसी का है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो कौन सा साहित्य जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया है तो हम बात करते हैं यह लिखा कौन नहीं लिखा गया, तिरुकुरल जो है नहीं लिखा गया संस्कृत में। बाकी रत्नावली, मेघदूत और राजतरंगी ये सारे के सारे तीनों जो है संस्कृत में लिखा गया। अब बात करते हैं मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो यह कौन था तो बात करते हैं अब्दुल समद जो है इसे जो है सीरी कलम की उपाधि भी दिया गया था। अब्दुल समद को जरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था, जरी कलम की उपाधि अबुल हसन को जो है जरी कलम का उपाधि दिया गया था और सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में जो है टोडरमल जो है भूमि व्यवस्था के लिए काफ़ी फेमस था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है। मुसम्मन बुर्ज की हम बात करें तो भारत के किस किले में स्थित है तो यह जो है आगरा का लाल किला में स्थित है। अब बात करते हैं अकबरनामा का कौन सा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है तीसरा खंड जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं शिवाजी के शासन काल में
मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को हम बात करें तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज हम बात करें तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जाना जाता अष्टदिग्गज के नाम से। अब नवरत्न की बात करें तो अकबर के दरबार में नवरत्न फेमस था, अकबर के दरबार को नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से 1857 में निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, के नेता कौन थे? तो नेता की हम बात करते हैं इलाहाबाद के उस समय कौन थे, तो बात करते हैं मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद के थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंग्रेज कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो 1941 के 31 के जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की के बारे में बात करें तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। अब बात करते हैं निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो स्थानीय भाषा का पहला समाचार पत्र की हम बात करें तो समाचार दर्पण को माना जाता है। धर्मसभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्मसभा के संस्थापक की हम बात करें निम्नलिखित में से कौन था? राधाकांत देव था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किस वायसराय ने की थी? तो बात कर लेते हैं, यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन सरकारी निकायों का सृजन किया था। यानी कि क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, कहा जाता है। अब बात करते हैं टॉर डैश का मात्रक है? टॉर यानी कि टॉर इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है टॉर की हम बात करें तो यह यूनिट है दाब की, यानी कि प्रेशर का जो है यूनिट है टॉर। अब बात कर लेते हैं इनमें से सही कथन को, कित में से कौन से कथन क्रांतिक कोण के लिए सही है? तो क्रांतिक कोण के लिए हम बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही है, तो चलिए हम बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है क्रांतिक कोण के बारे में, तो हम बात कर लेते हैं कि इसका कथन की तो इसका कथन हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिया गया है किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ये गलत है क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, उल्टा लिखा गया। अब यहाँ पे दिया गया प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये सही है। तो इसका आंसर बात करें तो केवल बी यानी कि 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें डैश रहता है, यानी कि रहता है या रहती है। तो ये हम बात करें तो इसमें जो रहता है कि विभवांतर समान रहता है, क्या होता है? विभवांतर समान रहता है। अब बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम है? तो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम है, तो यह कौन सा है? तो बात करते हैं दीर्घ रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, दृश्य प्रकाश और एक्सरे, ये जो है बढ़ते क्रम में, ये आपको ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं, यानी कि उदाहरण है लिनक्स का उदाहरण क्या है? तो लिनक्स का उदाहरण की बात करें लिनक्स का, जिसका उदाहरण कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो ऊष्माक्षेपी की प्रक्रिया की बात करें कौन सी है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बात करते हैं कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई डैश है, तो रेडियोधर्मिता की हम बात करें जिसका एसआई इकाई की बेकुरल है, रेडियोधर्मिता के एसआई इकाई बेकुरल है। अब यहाँ पे दिया गया 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो सूत्र सही की हम बात करें तो यह जो है मोलरता बराबर विलय के मोल बटे बिलियन का लीटर में आयतन, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनमें से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय
झिल्ली अनुपस्थित है, नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लियर जो है अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित है, तो यह बात करते हैं मोनेरा में अनुपस्थित है। अब बात करते हैं युवा मानव शरीर में चवर्णक और अग्र चवर्णक का अनुपात होता है। तो युवा मानव शरीर में चवर्णक और अग्र चवर्णक का अनुपात की हम बात करें तो 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रुधिर कणिका अकणिकानु कोशिका की एक प्रकार है? तो कौन है? तो एक कोशिका की एक प्रकार है, तो बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट है। क्या है? लिम्फोसाइट है। अब बात कर लेते हैं कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो शरीर के किस अंग के भाग है? तो बात कर लेते हैं यह जो है गुर्दा का भाग है। कोशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो गुर्दा का। अब बात करते हैं अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो 90% से अधिक कौन सा विटामिन के भाग होते हैं? तो हम बात करते हैं यह जो है विटामिन B12 यानी कि B12 को हम बात करते हैं साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो इसमें जो अंडे की जर्दी यानी कि पीले भाग में साइनोकोबालामिन के 90% से अधिक भाग पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की, तो एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन सी को। इसमें अब बात करें विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनिन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त को थक्का जमाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब बात कर लेते हैं कि आँख की बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, तो वह डैश है। तो वह कौन सा है जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है? तो बात करते हैं स्क्लेरा है। क्या है? स्क्लेरा जो है आँख की बाहरी सफ़ेद हिस्सा की आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करती है स्क्लेरा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह सदस्य है किसका? तो बात करते हैं फ्लोरेंस का है। अब बात करते हैं कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार की बात करें तो यह किससे संबंधित है? यह भैंसों की दौड़ से संबंधित है। कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? तो कौन है प्रायः? तो हम बात करते हैं चापेली है। चापेली जो है कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो कि प्रायः शादियों और बसंत के समय में किया जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अगर हम बात करते हैं बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका में कब घटित हुआ था? 1773 में घटित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, इसको मिलान करने हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं 31 क्वेश्चन। अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की बात करें तो लेखक की रूसो है। कानून की आत्मा की हम बात करते तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम बात कर लेते हैं तो मॉन्टेस्क्यू है। लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक बात करते तो वाल्डेयर है। जिसका आंसर की हम बात करते तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की पोटेंट, जहाँ पे दिया गया है प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? तो इसकी हम बात करते हैं जनक की, तो मार्टिन लूथर किंग थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने का घोषणा किया है? तो यह किस दिन मनाने का घोषणा किया है? तो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर को तो क्या मनाया जाता है? 22 दिसंबर को आपको पता है गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वही 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस यानी कि अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 10 जनवरी की हम बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर वहीं 26 दिसंबर के बदले 26 नवंबर हो जाते तो इसी दिन जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और कानून दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। G20 2023 का सम्मेलन भारत में ही आयोजित किए जाएंगे यानी कि हो रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है?
तो भारत की पहली विधानसभा पेपरलेस विधानसभा की बात करें तो नागालैंड बन गई है। तो वहीं बात करें तो भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो केरल की बन गई। किसका? केरल की बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे पेपरलेस सरकार कौन बना है। विश्व का प्रथम पेपरलेस सरकार यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रभाव पर्व सरहुल 2022 मनाया गया। सरहुल आपको पता ही है, इस फंसाने के लिए घुमा फिरा के पूछ लिया है, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ लेता डायरेक्ट कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता, यानी किसे हराकर जीता है। ये आपको बात पता ही, राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। राजस्थान रॉयल जो है पहला आईपीएल के विजेता जो राजस्थान रॉयल्स ही रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहली बार जो है गुजरात टाइटंस जो है यह खिताब पहली बार इनकी नई टीम था। पहले जो कुल 8 टीमें खेला करते थे, लेकिन 15वें सीजन में जो कुल 10 टीमें ने खेला था। तो 2 नए टीम कौन से थे? पहला तो गुजरात टाइटंस था और दूसरा लखनऊ था। लखनऊ गुजरात टाइटंस के कप्तान था हार्दिक पांड्या थे। ये पहली बार में ही सिलेक्शन ले लिया, यानी कि जो आईपीएल के 15वें सीजन का खिताब जीत लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 16वें सीजन का आगाज हो चुका है। 2023 में आईपीएल के 16वें सीजन का खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं 25 मई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। बात करते हैं 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है। तो शुद्ध हरित पायलट प्लांट की शुरुआत की बात करें तो कहाँ पे किया है? तो जोरहट असम में किया है। यानी कि कहाँ पे भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत जोरहट असम में किया है। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है। तो स्वदेशी सर्वर की बात करें तो लॉन्च किया है किसे? रुद्र को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश की से संबंधित है। तो किंजल की हम बात करते हैं यह रूस से संबंधित है। जिरकॉन भी हम बात करें तो यह भी जिरकॉन रूस से संबंधित है। जिरकॉन मिसाइल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं चर्चा में रही ज्ञान व्यापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है। तो चर्चा में रही ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के खिताब की बात करें तो खुशी पटेल ने जीता है, खुशी से जीत लिया है। अब वही बात कर लेते हैं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय के क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की हम बात करें तो कुल कितने हो चुके हैं। तो 13 हो चुके हैं। कितने? 13। तो कितने हो चुके हैं? 13, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वही पूछे भारत में यूनेस्को विरासत स्थल कितने हैं तो कुल 40 है। कुल अमूर्त धरोहर की बात करें तो भारत में कितने हैं? तो 14 है। रामसर साइट की बात करें तो भारत में कितने हैं? 75 है। अब बात कर लेते हैं भारत में एम्स की संख्या कितने हैं। तो कुल 22 है। अभी कितने बन रहे हैं, कितनी यानी कि चालू कितने हैं? 22 है, लेकिन और जो आगे भविष्य में बन जाएंगे तो 22 से भी अधिक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। तो सीईओ की हम बात करें तो यह नियुक्त किया है किसे? सुमन बेरी को। लेकिन अब जो है ये हट गया है। अब कौन बना है? अब बना है भी सुब्रमण्यम बना है। सुब्रमण्यम बना है। कि आपको ध्यान रखना सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुमन बेरी जो अब खत्म हो गया है, इसके स्थान पर भी सुब्रमण्यम आ गए हैं। परमेश्वर अय्यर की बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। हमको पहले ही इसका क्वेश्चन जो हम रटा चुके हैं देख लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन फंस गया। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे जिसमें कि नीति आयोग के बारे में नहीं पूछा जाता है। नीति आयोग जो 100% कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं नीति आयोग के बारे में। अब बात करते हैं वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की
प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा की हम बात करें तो इसका नाम क्या है तो CUET नाम दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और 2022 में भी जो है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की हम बात करें तो 22वां संस्करण, 22 में 2022वां संस्करण, और 26 में कौन सा संस्करण होगा? राष्ट्रमंडल का 23वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 22वां संस्करण की हम बात करें तो इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा। पहला स्थान किसका रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान रहा। तो कहाँ में खेला गया था ये? इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 61 जीते थे। गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल जीते थे। और राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार क्रिकेट को, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और वुमेन क्रिकेट में भारत ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको राष्ट्रमंडल खेल रहे या कोई भी खेल रहे, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया है? तो बात कर लेते हैं, यह जो लुम्बिनी में किया है, लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की हम बात करें तो ये कौन बने हैं मई 2022 में? तो यह बने हैं डॉक्टर मनीष साहा बने हैं। जो बाइडन पदभार ग्रहण किया है तो कौन से क्रम के राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं? जो बाइडन। तो जो बाइडन की बात करें तो अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस जो बुआ है तो वो 49 नंबर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन उपराष्ट्रपति ने बने हैं? भारत यानी कि पहली भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची से डाल दिए, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। इनमें से कौन से नीचे में गलत दिया उल्लिखित है? तो नीचे में कौन गलत उल्लिखित है? तो बात करते हैं वन स्थानीय सरकार जो है गलत है, क्योंकि वन जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वन जो है समवर्ती सूची में आते हैं। अब बात करते हैं वन जंगली जानवर आदि सब जो है ये सारे जो है संघ सूची के विषय होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात कर लेते हैं कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। अब निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये हम बात करते हैं, यही गलत है, क्योंकि इसका आंसर की बात करें तो सी इसका सही हो जाएगा, बाकी ये भी सही हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर की बात करें तो सी सही, यानी कि आंसर इसका गलत दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो कौन सा सही है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, ये जो है कौन सही है? ये गलत है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसका आंसर बात करें तो सही है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बात करते हैं ये सही है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये भी गलत है। बात करते हैं यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजते हैं, ये भी गलत है। इसका आंसर केवल बी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गीत पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको व्यवस्थित करना है तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो गोलकनाथ बनाम हुआ था, ये भी सही है। केशवानंद 1973 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम की हम बात करते हैं 1960 या 63 में हुआ था, ये ध्यान नहीं है। अब बात करें 24वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था उसके बाद जो है, तो इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हम बात करें तो पहले हो जाएगा
क्या, गोलकनाथ बनाम 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा क्या, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 2 नंबर। 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद केशवानंद भारती वाद हुआ था 73 में। सबसे लास्ट में 1976 में यानी कि हुआ था ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति, तो किसमें वर्णित है, आर्टिकल 127 में वर्णित है। अगर वही राज्यपाल की पूछे तो उसमें 213 में जो है राज्यपाल का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, आर्टिकल 213 में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। तो भारतीय संसद की जो है वित्तीय समिति कौन सी है, तो हम बात करते हैं यह जो लोक लेखा उपक्रम समिति जो है वित्तीय समिति है। प्राक्कलन समिति की बात करते हैं इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। बात करें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ABC यानी कि 1 2 3 ABC तीनों के तीनों जो है यानी कि सही कूट का चयन करने थे आपको। कौन सी वित्तीय समिति से संबंधित है, तो ये सही उत्तर नीचे में कूट में दिया गया, तो ये तीनों के तीनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गीत में से कौन सा एक सही है, तो सही आपको चयन करना है। तो सही की हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये किया जाता है, ये गलत है। यानी एक साथ जो है 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखिए, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। अब बात कर लेते हैं, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, तो ये सही है। भारतीय संविधान में एक ही ऐसा है, राज्यपाल के पद से हटाने के लिए कोई जो है जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ई तो डी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हम बात करें सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब सही सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करने हैं, तो हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो यहाँ पे दिया गया है, ग्राम पंचायत का गठन किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 40 में किया गया। अगर वही अनुसूची पूछे तो 11, अब भाग पूछे तो 9, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये किस में है, तो 44 में है। कृषि और पशुपालक की हम बात करें तो यह किस में है, तो यह जो है 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह कौन करता है वित्त आयोग का गठन, तो बात करते हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है, तो चलिए हम बात करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम का प्रतिबंध है, ये सही है। अनुच्छेद 24 की बात करें, कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है, ये भी सही है। 26 की बात करें, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। 29 में बात करें, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अब बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर की बात करें तो कौन सी है, तो कील नहर जो है सबसे व्यस्त नहर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कील नहर किसको किसको जोड़ता है, बाल्टिक सागर और तो इसका आंसर की हम बात कील नहर के बारे में किसको किसको जोड़ती है, तो ये आप कमेंट करके बताएं कि यह किसको किसको जोड़ती है कील नहर। अब बात करते हैं, गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है, तो गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं जो है किसके कारण चलती है, तो हम बात कर लेते हैं जो चलती है, तो बात कर लेते हैं यह चलती है प्रचलित हवाओं के द्वारा, ये भी सही। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, ये भी सही है। समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण, तो इसका आंसर बात करते हैं जय माता दी, सभी की सभी सही हो जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं स्ट्रेट जावा द्वीप समूह यानी कि पूर्व और सुमात्रा को अलग करती है। तो हम बात कर लेते हैं स्टेट जावा और द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करती है। तो कौन अलग करती है? तो हम बात करते हैं ये सुंडा जल संधि अलग करती है। अब बात करते हैं श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? श्रीलंका में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो इसमें जो है माउंट पेड्रो जो है श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में किन नदियों का उद्गम स्थल नहीं है? तो बात करते हैं सतलज, सतलज, सिंधु और ब्यास। तीन नदियों का जो उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज, सिंधु और ब्यास जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अब बात करते हैं भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है, कॉफी में कर्नाटक का है। अब ये आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार की हम बात करें तो यह जो है किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश रूप में भी जाना जाता है। तो यह किस रूप में जाना जाता है? जो झुंड के रूप में जाना जाता है। भारत का आकार है कैसा? तो भारत का आकार की बात करें विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में जो है अब विश्व का सबसे बड़ा देश यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा, यानी कि पहला स्थान हो जाएगा जनसंख्या में। अब बात करते हैं सामाजिक मूल्यों को आत्मसात की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो आत्मसात प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रारंभिक सत्ता का स्रोत वेबर के अनुसार कौन है? तो कानून है। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में है। तो उत्पादन के कारकों के बाजार में है तो परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में है क्या होता है? तो परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। किसमें? चक्राकार प्रवाह में। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यह जो है बिहार एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो NEFT का पूर्ण रूप की हम बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका पूर्ण रूप हो जाता है। ये भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बात करते हैं लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो लोचपूर्ण स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। अब बात करते हैं 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% नियम की बात करें तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है। तो ये हम बात करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। भारत में कुल 4 जैव विविधता क्षेत्र है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जैव विविधता प्रखर जो है स्थल हॉटस्पॉट है तो हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। ये आपको ध्यान रखने कौन है? तो भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय है, लेकिन जैव विविधता क्षेत्र की हम बात करें भारत में कुल 4 है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र और सुंडालैंड जो है जो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 हो जाते हैं मिला के है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कौन सी क्रिया? कृषि सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अब बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करना है। तो कौन सा इसका सही मिलान होगा? तो बात करते हैं काजीरंगा जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा की हम बात करें तो यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए? एक्सिंग गैंडे के लिए। गिर है किसके लिए? गिर गुजरात में है, शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर यानी कि शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है।
अब बात करें सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरबन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो कौन एक जो है द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो द्वितीय प्रदूषक नहीं है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो किसके द्वारा होने वाला होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया ए का मान ज्ञात करने हैं, तो ए का मान आपको ज्ञात करने हैं, तो इसको जो है तो या तो आप ऑप्शन से इसका मान -19 रख दें तो इसका आंसर निकल जाएगा, या तो इसको क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करके जो घटा देने तो इसका आंसर -19 निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अलग पद क्या है, तो अलग पद क्या हो जाएगा, तो अलग पद की हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये अलग है, यहाँ पे दिया है 3 3 6 6 5 11, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया है, यहाँ पे 5 बढ़ा दिया है। अब 11 में यहाँ 7 18 बढ़ा दिया है, अब यहाँ पे 9 बढ़ा देगा तो 27 हो जाएगा। 27 एक ही इसमें दिख रहा है। अब यहाँ पे FGHI, एक के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 ऐसे करके यहाँ पे निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक पिता अपने बेटे राम श्याम और धामू के में अपनी धनराशि जो है 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि का 120 अधिक है, तो धामू को मिली राशि का जो 120 अधिक है तो धामू का क्या हो जाएगा, तो धामू जो है 9 का मान जो 120 दिया गया है, तो 9 का मान जब 120 दिया गया है, धामू को मिली राशि का अधिक अधिक, तो रामू को मिली राशि कितनी है, तो रामू को राशि मिली कितनी है, तो 9 बराबर 120 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, रामू को 210 मिलेगा। अब यहाँ पे दिया गया है 3x² + x² - 2y² की का हल करने, तो इसको हल करने के बाद इसका आंसर क्या निकल के चलेगा, x² + 5y², इसका आंसर निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या बताए, तो रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या की बात करें तो 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात किया है मेथड दिया गया है, इसको जो है तो इसको चिन्ह बदलने हैं, तो चिन्ह बदलने के बाद आपको तो इसका आंसर निकल के चला आएगा क्या, तो B-1 निकल जाएगा। जिगर शब्द संबंधित है, तो जिगर शब्द ये भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए एक सवाल है, तो जिगर शब्द की हम बात करते हैं इसका आंसर बिलियर्ड से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, इसका जो है 2022 में दिसंबर 2022 में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2022 में फुटबॉल के एक युग का अंत हो गया है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पेले एक प्रसिद्ध क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है, क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महिलाओं के गोले का वजन क्या होता है, महिलाओं के गोले का वजन की हम बात करें तो क्या होता है, तो 91 का 4 होता है, और पुरुषों का कितना होता है, तो पुरुषों का 8 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, तो वर्ल्ड आउटलुक एनर्जी रिपोर्ट जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय की हम बात करें तो पहला 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय वीरेंद्र सहवाग है। अब बात करें भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम व्यक्ति की हम बात करें तो यह देविका रानी है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है कौन सा पुरस्कार, तो ग्रैमी है, ऑस्कर सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो न्यूयॉर्क में स्थित कौन सी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे, द हेग में स्थित है, कहाँ पे, हेग में, बाकी सभी न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बात करते हैं भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग्म की पहचान करें, तो गलत युग्म की पहचान की बात तो आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश
1983 में शामिल किया, बिल्कुल सही है। लाल किला को 2007 में शामिल किया, बिल्कुल सही है। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में 1988 में शामिल किया, ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया, ये भी सही है। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो सी हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति की बात करें तो बज एल्ड्रिन था, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अब बात करते हैं क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम डैश रखा गया है। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शब्द की चाइनामैन शैली का नाम रखा गया है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। किसके? चीनी मूल के वेस्ट इंडीज के एक गेंदबाज के नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यानी कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में और कई सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं, ज़रूर जाके ज्वाइन करके वह सब जानकारी लें। अब बात करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।